हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग के बीच फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में। आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछला वीडियो कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन पे बेस्ड था। आज मैं आप लोग के बीच कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स सेकेंडरी फंक्शन के साथ हाजिर हूं। तो आइए हम लोग चलते हैं कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। Secondary functions of commercial banks. Commercial bank secondary functions of commercial bank। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे कहते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, कई फॉर्म में, उसमें एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट जो किसी बिजनेस फर्म का होता है। कॉमर्शियल बैंक उस करंट अकाउंट होल्डर को एक सर्टेन लिमिट तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, 5 लाख रुपीज का एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कॉमर्शियल बैंक ने उस करंट अकाउंट होल्डर को दिया। यानी कि करंट अकाउंट होल्डर 5 लाख रुपए तक जब चाहे इस पैसे को निकाल सकता है और उसको यूज कर सकता है। ये जो एग्रीड लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं, इतने तक। इसके बदले कॉमर्शियल बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा वो चार्ज करती है। टोटल पे नहीं, 5 लाख पे नहीं, इस 5 लाख रुपए में से जो भी आप यूज करेंगे। आप 1 लाख रुपए यूज किया, आपने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। यदि 5 लाख रुपए आपने यूज कर लिया है तो 5 लाख रुपए का देना। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू overdraw his current account up to an agreed limit। agreed limit क्या होगा? मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ 5 लाख रुपए का। कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस करंट अकाउंट होल्डर के द्वारा कॉमर्शियल बैंक में जो टर्नओवर किया गया है, प्रीवियस टर्नओवर को देखते हुए कॉमर्शियल बैंक उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको मिलेगा? तो आंसर होगा नो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा
कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो फैसिलिटी कॉमर्शियल बैंक करंट अकाउंट होल्डर को देते हैं, क्या ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, किसके लिए होता है? आंसर होगा शॉर्ट पीरियड के लिए। जो भी आपको ये पैसा दिया जा रहा है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय देम। इसमें से जो आपने पैसे लिए हैं उस पर केवल आपसे कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे। फिर से समझ लीजिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ his current account up to an agreed limit. This facility is generally given to respectable and reliable customers for a short period के लिए बेटा, वो भी कैसे? तो कस्टमर्स हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय देम। उसमें से जो पैसे कस्टमर ने विड्रॉ किया है केवल उस पे उनको इंटरेस्ट देना होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? हम चलते बेटा सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक कैसे इसे ट्रीट करता है। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होगा उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, डेट होता है, उस डेट का उसका मैच्योरिटी है। लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है उसको बिफोर मैच्योरिटी कैश की जरूरत है। वह कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पेमेंट की जरूरत है, मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसका मैच्योरिटी 1 सितंबर को होगा। लेकिन आज तो 26 अगस्त है। तो कॉमर्शियल बैंक कहता है कि ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूं, लेकिन यदि आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू, मान लो एग्जांपल मैंने दे रहा हूं 100 रुपीज का है, तो मैं होल्डर हूं, मुझे कॉमर्शियल बैंक 100 रुपीज नहीं देगा, कहेगा कि आप समय से पहले लेकर के आए हैं, मुझे मालूम है कि इसका पेमेंट मिल जाएगा, बट आप हमसे ले रहे हैं समय से पहले, तो मैं 100 रुपीज नहीं दूंगा आपको, इसमें से ₹5 माइनस कर दूंगा और जो बचेगा ₹95 मैं आपको दूंगा। तो जो यहां 5 रुपए कॉमर्शियल बैंक ने डिडक्ट किया है इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं इसको? डिस्काउंटिंग। इसलिए इसका नाम है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? It refer to a facility in which holder of a bills of exchange can get the bill discounted with bank before the maturity। फिर से सुन लो बेटा, it refer to a facility
in which holder of किसका, a bills of exchange can get the bill discounted with the bank before the maturity. समय से पहले जब आप उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करते हैं कॉमर्शियल बैंक में, तो कॉमर्शियल बैंक उसमें से कुछ अमाउंट कमीशन के तौर पे काट करके और बाकी जो बचता है आपको दिया, यानी 95 यहाँ पे आपको कैश मिल गया, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू था 100, मिला आपको 95, इसका मतलब हुआ 5 रुपए के बराबर कॉमर्शियल बैंक ने उसमें डिस्काउंटिंग किया। यानी कि जो डिडक्शन यहाँ पे हुआ उसको आप कहेंगे एक तरीके से वो कमीशन है। यानी आफ्टर द डिडक्टिंग कमीशन बैंक पे द बैलेंस टू द होल्डर, कौन सा अमाउंट, 95। ऑन मैच्योरिटी बैंक गेट्स इट्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। मालूम है उसको कि मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप समय से पहले लेकर के आए हैं, इसलिए कमीशन के रूप में मैंने 5 रुपीज आपसे चार्ज किया और बाकी जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू 100 था, 95 बचा, मैं आपको दे रहा हूं। यह है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस में क्या होता है बेटा, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स। अब जो भी कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्शियल बैंक, उसके बदले कुछ न कुछ तो वह कमीशन चार्ज करेगा। फॉर दिस सर्विसेज कॉमर्शियल बैंक चार्ज सम कमीशन फ्रॉम देयर क्लाइंट। अब ये क्या क्या एजेंसी फंक्शन हो सकता है, तो ये हो सकता है ट्रांसफर ऑफ फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड्स किस फॉर्म में होगा, ड्राफ्ट के फॉर्म में होगा। यदि हमें 50,000 रुपीज के वैल्यू का ड्राफ्ट चाहिए तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे 50,000 वैल्यू का एक ड्राफ्ट चाहिए। तो कॉमर्शियल बैंक ने कहा कि यस, मैं आपको 50,000 रुपीज के वैल्यू का ड्राफ्ट मैं इशू कर दे रहा हूं, लेकिन इसका जो कमीशन होगा, जो चार्ज होगा, ये 200 रुपये लगेगा। ये फिक्स नहीं है 200, किसी बैंक में कम होगा, किसी बैंक में ज्यादा होगा, अमाउंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया, जो 200 रुपीज यहां पे कॉमर्शियल बैंक ने हमसे चार्ज किया, ये 200 रुपये कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। और इस 50,000 का जो ड्राफ्ट है इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं हो सकता। चेक बाउंस हो जाएगा लेकिन ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले 50,000 बैंक को डिपॉजिट किया, कमीशन भी दे दिया, तो यहां पर ये पेमेंट आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। जबकि चेक इशू हुआ उसमें डर है कि चेक तो इशू कर दिया, मुझे मालूम था कि कल मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ऐसा नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं आया और आपने बैंक में चेक को डिपॉजिट कर दिया। पता चला मेरे अकाउंट में
इस वैल्यू का डिपॉजिट है ही नहीं, पैसे कम है, तो वो चेक बाउंस हो गया, उस पर फाइन चार्ज होगा। मेल ट्रांसफर्स, मेल के थ्रू ट्रांसफर आप करते हैं। आपने कहा कि 10,000 रुपये ट्रांसफर करना है, तो कहेंगे ठीक है मैं ट्रांसफर तो कर दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 50 रुपीज आपको देना होगा। 50 रुपीज दिया, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को 50 रुपीज मिलेगा। ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, एजेंसी फंक्शन से। और क्या होगा बेटा? और हो सकता है कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कॉमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, dividends, subscriptions, rent, and other periodical receipts on the behalf of their customers, and also make payment of taxes, insurance premium, etc. on standing instruments of their clients. तो इस सब के लिए वह एक मिनिमम चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक उस क्लाइंट से। जो चार्ज किया गया वह अमाउंट कॉमर्शियल बैंक का होता है, उसको वो प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। तो जब हमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को खरीदना होता है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मुझे कोई जरूरत है, तो हम कॉमर्शियल बैंक में रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे 50,000 रुपीज का यूएस डॉलर चाहिए। कॉमर्शियल बैंक हमें वो प्रोवाइड करता है, उसके बदले हमसे वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है। और हमारे पास यदि फॉरेन एक्सचेंज है, हम बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास ये फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस डॉलर है, और आप इसे ले लो और आप मुझे इंडियन करेंसी दे दो, इंडियन रुपीज दे दो। कॉमर्शियल बैंक आपको ये सुविधा देगा, लेकिन इसके लिए आपसे कुछ अमाउंट वो चार्ज करता है। कोई बात नहीं, आपने चार्ज किया हमें, लेकिन हमें पैसे तो मिले ना। Some commercial bank are authorized by the central bank, means Reserve Bank of India in our country, to deal in foreign exchange. सभी को ये अधिकार नहीं दिया जाता बेटा, कुछ बैंकों को। They buy and sell foreign exchange on behalf of their customers and help in promoting international trade. Point number 4, purchase and sale of securities. Purchase and sale of securities. Commercial bank buy and sell stocks and share of private companies, as well as government securities on behalf of their customers. यानी कि शेयर, स्टॉक्स खरीदने का और बेचने का भी काम कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। Commercial bank also give advice to their customers on matters relating to income tax and even prepare to their income tax return. जैसे हमें भी टाइम टू टाइम जो हमारा
बैंक है वह इन्फॉर्म करते रहता है कि आपको हम इनकम टैक्स पे करने के लिए ये सुविधाएं दे रहे हैं, आप हमसे ये फैसिलिटी ले सकते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक का काम है। इसके साथ साथ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, यह भी एक सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। इसमें क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक कस्टमर्स को लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता कॉमर्शियल बैंक, हमने कोई लॉकर ले रखा है, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कुछ हमारे पास गोल्ड आइटम्स हैं, कुछ डायमंड है, तो हम इस लॉकर में ले जा करके रख सकते हैं। इस लॉकर को पाने के लिए हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ता कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक हमारे एसेट प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा, देख रहा है। एक लॉकर मुझे दे दिया जाएगा, उसके 2 की होंगे, एक कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा और एक हमें दे देगा। अब उसमें जो आउटर की होगा वो मेरे पास होगा, जो इनर की होगा वो बैंक के पास होगा। यानी वो लॉकर तभी ओपन होगा जब वहां पे दोनों लोग एक साथ होंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि दोनों लॉकर का जो की है, उस लॉकर का दोनों की वो बैंक के पास है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसके साथ ट्रैवलर चेक, आज ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है। जब कोई बाहर घूमने के लिए जाता था तो कैश ले जाने में डर था, तो हम ट्रैवलर चेक भी इशू करा लेते थे। हम किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहां पर लिखा होता था कि हमारे यहाँ ट्रैवलर चेक एक्सेप्ट किए जाते हैं, हमें कैश नहीं देना पड़ता था, हमने ट्रैवलर चेक दिया और काम हो गया। इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं वह कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते रहता है। इसके साथ साथ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या होता है कि बैंक्स कलेक्ट एंड पब्लिश statistics relating to trade, commerce and industry. Hence, they advise customers on financial matters. ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में कॉमर्शियल बैंक कुछ डेटाज प्रोवाइड करती है। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक का डेटा कलेक्ट करने का, कलेक्शन उनको बताने का, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगी, पब्लिक को देगी, तो ये किसके लिए है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जा रहा है दूसरे को। बैंक्स कलेक्ट एंड पब्लिश, कलेक्ट भी करेंगे और पब्लिश भी करेंगे कि क्या सिचुएशन है, एक्चुअल फिगर ट्रेड का क्या है, कॉमर्स का क्या है, इंडस्ट्रीज का क्या है। और फिनेंशियल मैटर पे कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहती है। एक बार फिर हम लोग इसको रिकॉल करते हैं
is secondary functions of कॉमर्शियल बैंक। फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सेकंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड है एजेंसी फंक्शंस, एंड फोर्थ इज जनरल यूटिलिटी। अब आप कंटिन्यू, याद रखें आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्राइमरी फंक्शन है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, तो प्राइमरी फंक्शन हमेशा दो याद रखिएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, वो दो होता ही है। दो के अलावा जो बाकी वो सेकेंडरी फंक्शन में होगा, क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। आप इसको याद कर लेंगे, एमसीक्यू इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हल्के में नहीं लें। कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन, कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस एंड कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा अगला वीडियो मनी क्रिएशन पे बेस्ड होगा कि कॉमर्शियल बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट को कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और समय रहते आप उसको देखें। आपको बाद में ये ना हो काश इस वीडियो को मैंने पहले देख लिया होता। आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, शेयर करें, उनको भी अपने साथ जोड़ें। सबका साथ सबका विकास, आपका भला हो, आपके फ्रेंड्स का भी भला हो। फिर मैं आपसे आज बस यहीं पे विदा लेता हूं। अगले वीडियो मनी क्रिएशन के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।